अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ितों के क्या कानूनी अधिकार हैं और विधिक सेवा प्राधिकार से उन्हें क्या मदद मिल सकती है, क्या मदद मिलने का प्रावधान है। दरअसल विकास की गति जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसी रफ्तार से भांति भांति के ज़्यादा से ज़्यादा गति वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। स्वाभाविक है, हर आदमी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है अपने गंतव्य तक, इसलिए कि आज के दिन में सबके पास, जिनके पास कोई काम नहीं है उनको भी जल्दी है, जिनके पास काम है उनको भी जल्दी है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इसलिए भी जल्दी पहुंचना है, ट्रैफिक में फंस गए थे इसलिए भी जल्दी दफ्तर पहुंचना है। इस दफ्तर पहुंचने की जल्दी में और अपना सामान दूसरी जगह पहुंचा सकने की जल्दी में और कभी कभार रोमांस करने की स्थिति में कि थोड़ा सा आनंद लेते हैं स्पीड का, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन पीड़ितों को यह मालूम नहीं है, पीड़ितों के परिवार को या वाहन चालकों को या वाहन चालकों के परिवार को यह मालूम नहीं है कि कानून ने उनके संरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं। तो कानून की बात में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मध्यस्थ दीनानाथ पेंटे जी हैं, जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के रांची के रीजनल हेड रह चुके हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। ये हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये आप दर्शकों को बताएं जी कि सड़क दुर्घटना, वाहन दुर्घटना, ये कानूनी इसका मतलब क्या है। जी 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 सभी कानून की बात के दर्शकों को नमस्कार, जोहार। हमने मोटर वाहन दुर्घटना, उससे संबंधित कानून की इस श्रृंखला की पूर्व श्रृंखलाओं में भी विस्तार से चर्चा की है, लेकिन आज की चर्चा मूल रूप से इस बात पर केंद्रित है कि जो वाहन दुर्घटना पीड़ित या मोटे तौर पर सड़क दुर्घटना पीड़ित जो व्यक्ति या पात्र हैं, उनके लिए क्या सेवाएं उपलब्ध है और क्या बिल्कुल कानूनी अधिकार उनके हैं। जैसा आपने सवाल उठाया कि आखिर इस दुर्घटना का मतलब आपराधिक तौर पर या कानूनी तौर पर क्या अर्थ है, तो मज़े की बात यह है कि दुर्घटना को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अन्य कानूनों में, मोटर वाहन अधिनियम में दुर्घटना परिभाषित नहीं, अन्य कानूनों में भी बहुत स्पष्ट दुर्घटना की परिभाषा नहीं है। लेकिन दुर्घटना मोटे तौर पर कुछ कानूनों में इस तरह से परिभाषित है कि जो अनफोर्सिन है, अनफोर्सिन एंड अनएक्सपेक्टेड, बस ये दो शब्दों का प्रयोग है। एन इवेंट, हाँ, अनपेक्षित और अवांछित, ऐसी कोई घटना जो अनपेक्षित और अवांछित हो वह दुर्घटना कहलाती है। इसमें भी इसी रूप में अब हम लोग देखना होगा कि सिर्फ मोटर जुड़ जाता है, उसमें मोटर जुड़ गया है। तो उस लिहाज से जो वाहन दुर्घटना चाहे किसी की भी गलती से हुई हो, चाहे वाहन चालक की गलती से हुई हो या वो पदचारी की गलती से हुई हो, वाहन के ब्रेकडाउन की कारण हुई हो या किसी अन्य व्यक्ति जैसे जानवर के दौड़ जाने से कोई दुर्घटना हुई हो, तो इसमें उस दुर्घटना को इस परिभाषा के अंतर्गत दुर्घटना ही माना जाता है, अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जाता है। तो ये सबसे, और हम लोगों को भी, मतलब आम जनता को भी उसको उसी रूप में देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति के चालन के कारण या किसी वाहन के कारण अगर दुर्घटना हुई है, गंभीर या अन्यथा, तो उस व्यक्ति को उस तरह से अपराध की श्रेणी में डाल करके, अब तो ये होता है कि अपराध हुआ मतलब जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तब अपराध शुरू होता है, तब अपराध भीड़ द्वारा होता है, ना कि उस वाहन चालक या वाहन स्वामी द्वारा। वाहन को जला देना, उसको मारपीट कर देना और कई बार वहीं तत्काल न्याय की व्यवस्था में पैसे की वसूली, मार डालना, ये तमाम घटनाएं होती है। तो हमें ये समझना होगा, इस संवेदनशीलता बनानी होगी कि इस दुर्घटना के कानूनन प्रावधान हैं
उसकी जो दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति हैं, दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, उसके आश्रित परिवार है, उनके लिए सेवाएं और कानून के द्वारा जो आवश्यक प्रावधान है वो समझने से आपको ये पता चलेगा कि मुख्य दायित्व किस पर आता है? हाँ, ये वाहन स्वामी का है और वाहन स्वामी का पर्याय से दायित्व जो है इंश्योरेंस कंपनियों पर जाता है। वो इस कारण से कि ये जो अधिनियम है वो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि कोई भी वाहन स्वामी अपना वाहन बिना बीमा के, जिसको कि एक्ट पॉलिसी हम बोलते हैं, बिना बीमा के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं लाएगा। और अब घर और रास्तों या प्राइवेट क्लब्स को भी सार्वजनिक स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वाहन बीमित होकर ही रास्ते पर आना है, पब्लिक प्लेस पर आना है। अब तो शायद 5 साल मिनिमम कर दिए, 5 साल वहीं जमा कर देना है। अब मिनिमम 5 साल का जमा कर जिसको देना है। एक्ट पॉलिसी हम खरीदते हुए ही हाँ, आपको जमा खरीदते कर हुए ही, मतलब कि आप शोरूम से बाहर कोई भी नया वाहन नहीं ला सकते हैं जब तक कि उसकी एक्ट पॉलिसी के जो तहत अब जो कानूनी देना, बीमा जरूरी है वो उसका बीमा, और आप 5 साल तक कर सकते हैं। अब ये बात जुदा है कि 5 साल में एक बड़ी राशि आपको एक मुश्त देनी पड़ती है, करे नहीं करे, लेकिन इस दायित्व का भान हर वाहन स्वामी को होना चाहिए, बीमा कराना जो बीमा कराने का। जितना वाहन जरूरी है आपको खरीदना चलाना, उसका मेंटेनेंस, उससे भी जरूरी है बीमा कराना, क्योंकि उसके जो दायित्व है वो वाहन की कीमत से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। किसी दुर्घटना में आप बस तो मान लीजिए 30 लाख तक एक बस खरीद सकते हैं, लेकिन 30 यात्रियों से भरी हुई बस अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है और बड़ी संख्या में यात्रियों की मौत हो जाती है तो वो करोड़ों में चली जाती है। तो वो जो फिर आपका दायित्व है वो आप वहन करने के लिए हमेशा सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए, और फिर अगर वाहन स्वामी सक्षम नहीं है तो अल्टीमेटली पीड़ित के जो आश्रित या परिवार है उनको भुगतना पड़ता है कि उनका जो व्यक्ति चला गया है, जो जिसको ब्रेड अर्नर कहते हैं, उसके बाद वो परिवार रास्ते पर आ जाता है। सो इस व्यवस्था को एक सुचारू रूप से बनाने का काम ये मोटर वाहन अधिनियम करता है। और उसमें एक और चीज़ है कि जो आपने कहा कि आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं तो सड़क जाम करके लोग बैठ जाते हैं। जो वाहन चालक अगर पकड़ा गया इसलिए भी भाग जाता है, हिट एंड रन का केस इसलिए भी आती है, इसलिए भाग जाता है कि उसके जान को खतरा होता है, वाहन जला दिए जाने का खतरा होता है, और वहाँ वो डिमांड करने लगते हैं कि उसको नौकरी दो और 1 करोड़ रुपया मुआवजा दो और ये दो वो दो। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने, झारखंड स्टेट ने कुछ व्यवस्था की है कि इमीडिएट जैसे घटना घटती है वहां पर उनको कुछ कंपनसेट किया जाए ताकि क्रियाकर्म कर सकें या जरूरत पड़े तो इलाज करा सकें, इलाज वगैरह की सारी व्यवस्था कराई जाए। तो उसके बारे में थोड़ा प्रावधान ये न केवल झारखंड सरकार का प्रावधान है बल्कि इस अधिनियम में गृहीत ही प्रावधान है कि तत्काल इलाज के सबसे बड़ी जरूरत और सबसे तत्काल जरूरत क्या है कि अगर पीड़ित व्यक्ति है, जो वहाँ भीड़ आती है उसको नहीं ना मतलब है, उसको मतलब तो ये कंपनसेशन मतलब और वहाँ हीरोगिरी दिखानी है। जबकि भीड़ का सबसे पहला ये दायित्व होना चाहिए कि उसको ले जाए, बजाय उस ड्राइवर को पकड़े हुए वाहन जलाने के पहले वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तत्काल इलाज, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 75% जो मृत्यु होती है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की वो पहले 1 घंटे में पर्याप्त इलाज के अभाव में होती है, तो उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। तो इस कानून ने एक गोल्डन आवर का प्रावधान बनाया है। पहले ये था कि भीड़ तो इकट्ठा हो गई, किसी ने उसको उठा भी दिया, लेकिन ले कहाँ जाएंगे, अगर जो ले जा रहे हैं उनके जेब में पैसे नहीं है तो अस्पताल उसको एडमिट नहीं करेगा, आरटीए का केस देखते ही वो उसको लंबित रखेगा, पुलिस के आने का इंतजार बहाना करेगा। अब कानूनी रूप से यह प्रावधान है कि कोई भी अस्पताल, जो नज़दीकी अस्पताल है, वहाँ अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भीड़ का हिस्सा हो या कोई दायित्ववान व्यक्ति हो, मित्र बंधु सखा कोई भी हो, वो अगर आपको ले जाता है अस्पताल में तो उस अस्पताल का दायित्व ये है मना नहीं कर सकते, इलाज से मना नहीं करेगा और पुलिस का इंतजार नहीं करेगा। दोनों चीजें क्योंकि पुलिस के इंतजार में भी वो 1 घंटा जो है वो जिसको गोल्डन आवर कहते हैं वो चला जाता है, निकल जाता है, तो वो तत्काल प्रभाव से उसका इलाज करेगा। और वो सरकार इस कानून के तहत ये सुनिश्चित करती है कि उनका जो भुगतान होगा, अस्पताल का जो भुगतान होगा, उसके इलाज के क्रम में हुआ खर्च, वो खर्च एक फंड के रूप में उनको किया जाएगा, उसकी व्यवस्था डीसी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी। ये कानूनी प्रावधान, तो लोगों को ये समझना चाहिए। और ये तत्काल न्याय, जो भीड़ की मांग होती है रास्ता जाम करके 1 करोड़ रुपया और नौकरी, तो 1 करोड़ रुपया नौकरी किसी के भी बस में नहीं होता है, तो कोई कानून ऐसा नहीं कर सकता है कि, और वो कैसे तय करेगा कि कौन व्यक्ति इसका आश्रित है, किसको नौकरी देनी है। नेतागिरी चमकाने के खो जाता है भाई कि हम भी हैं, अपना नेतागिरी चमकाने का मौका मिल जाता है। भीड़ की इस मानसिकता से हमको उबरना होगा कि इससे किसी का लाभ नहीं होता। नहीं, उसके साथ साथ सरकार और शासन को भी यह देखना होगा,
पुलिस जो सबसे पहले पहुंचती है, जी, जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी खबर तुरंत पहुंचे जी, और तुरंत उसकी सारी व्यवस्था जी, करे। जी जी फर्स्ट जी, यह जी। कि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो, जी जी दूसरे ये कि अगर वो मर गया है जी, तो उसकी जी। कफन दफन, उसे जी। क्रियाक्रम की व्यवस्था हो, क्रियाक्रम की और व्यवस्था। बाकी उसकी कैसे व्यवस्था होगी वो बता जी। दे लोगों को, भाई ये प्रावधान है, इस जी, प्रावधान के तहत व्यवस्था इस करने जा प्रावधान रहे के हैं। तहत, और उसको जिसको हम लोग विक्टिम कॉम्पेंसेशन बोलते हैं, वो विक्टिम कॉम्पेंसेशन के भी अधिकारी हैं, क्योंकि वो विक्टिम में आते हैं। हाँ। जिस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना या हत्या या किसी कांड में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, तो वो तत्काल विक्टिम कॉम्पेंसेशन के अधिकारी होते हैं, वो या उनका आश्रित परिवार। तो उसकी एक प्रक्रिया है कि आप जो संबंधित डीएलए से है वहाँ जा कर के एफआईआर और आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ दुर्घटना की, लेकिन उसके पहले जो दायित्व होता है वो दायित्व पुलिस का होता है, क्योंकि बाकी की सारी प्रक्रियाएं जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं पुलिस के कार्रवाई पर निर्भर करती है। और अमूमन ये देखा जा रहा था कि मोटर वाहन दुर्घटनाओं में पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वाह उतना फुर्ती से नहीं करती थी। अब इस कानून में एक ठोस प्रावधान किया गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर पुलिस किसी भी दुर्घटना की, उनके अपने जो प्रक्षेत्र में दुर्घटना हो रही है उसका एफआईआर की तरह एक एफएआर, फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट जो है वो दर्ज करेगी और वो कोर्ट को भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी और इंश्योरेंस बीमा कंपनी को भी प्रस्तुत करेगी। ये तो दायित्व होगी। उसके बाद एक इंटरिम आईएआर जो है वो 30 दिन के अंदर क्या क्या जांच हुई, वाहन चालक कौन था, वाहन मालिक कौन है, बीमा किस कंपनी का था, इन तमाम, क्योंकि ये जानकारियां जब तक पीड़ित को या पीड़ित के परिवार को उपलब्ध नहीं होंगी, वो केस और मुकदमा और दावा किस पर करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है वो खुद तो उस वाहन का पीछा कर नहीं सकते हैं, खुद तो वाहन स्वामी को पकड़ नहीं सकते इंश्योरेंस कंपनी। जब तक ये उनके संज्ञान में नहीं होगा तो कोर्ट में जैसे ही ये रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी, इंश्योरेंस या बीमित या उनके मतलब वाहन स्वामी या पीड़ित का परिवार वो बीमा कंपनी को सूचना देगी। अब बीमा कंपनी के दो तरह के दायित्व उसके बाद बन जाते हैं कि वो प्राथमिक रूप से ये जांच कर ले कि वह वाहन उनके पास बीमित है या नहीं है। इतना अगर साबित हो जाता है कि वाहन उनके पास बीमित था तो इंश्योरेंस कंपनी पर भी अब दायित्व रखा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी तरफ से एक प्रस्ताव दीजिए कि इस मान लीजिए मृत्यु की कोई ऐसी दुर्घटना हुई है एक या अनेक यात्रियों की, तो पर यात्री या पर मृतक इतनी दावा मतलब भुगतान की राशि आप देने के लिए तैयार हैं। तो ये जब प्रस्ताव आता है तो क्या हुआ कि पहले जो मुकदमे सालों साल चलते थे, मतलब ये मानिए कि जो प्रोसीडिंग शुरू होते थे, प्रोसीडिंग शुरू होने और इंश्योरेंस कंपनी को अपना बीमा स्वीकार करने में 2-2 साल लग जाते थे अमूमन, ताकि मतलब 2 साल बाद तो मुकदमा ही शुरू होता। अब व्यवस्था ये है कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर इस पूरे दावे के भुगतान के करीब पहुंचना है। अच्छा। अगर समझौता हो जाता है, अगर जो पीड़ित या पीड़ित का आश्रित परिवार है वो अगर राजी है तो 5 लाख की मृत्यु की अवस्था में 5 लाख की राशि बिना किसी का दोष साबित किए हुए वो आप प्राप्त कर सकते हैं धारा 164 में। और इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व है कि 30 दिन के अंदर अंदर जैसे ही ये समझौता हो जाए कि हाँ हमको इतनी राशि पर्याप्त हम लेकर रहेंगे और बाद में कोई मुकदमा नहीं करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी इस कानून दायित्व का निर्वाह तुरंत करने के लिए राजी है, वो बाध्य है और वो राजी भी हो जाती है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बीमा का भुगतान या बीमा दावे की जो राशि है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो मृतक की आयु कितनी है, आय कितनी है और उस पर निर्भरता कितनी है। मान लीजिए कि कोई 30 साल का व्यक्ति जो नौकरी पेशा है और उस पर 3-4 व्यक्ति माता पिता और 2 बच्चे पत्नी की निर्भरता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो राशि है भुगतान राशि वो लाखों में जा सकती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो 18 या 22 साल का युवक है, पढ़ रहा हो, जिसकी निर्भरता कम है और आय भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की भुगतान राशि कम होगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अमूमन ये देखती है कि हम उस बड़े भुगतान की राशि में गए बगैर 5 लाख में अगर ये निपटारा कर लेते हैं, जो कि तत्काल हो जाता है, क्योंकि वो जो केस होता है जिसको एडजुडिकेशन बोलते हैं, जो एमएसीटी के समक्ष होता है, वो कई बार लंबा चलता है, 1 साल 2 साल 3 साल तक चलता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी के सामने ये उपाय रहता है कि वो फिर ऊपर के कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में अगर बहुत ज़्यादा राशि उनको दावे की राशि की अवार्ड आता है एमएसीटी द्वारा, तो वो हाई कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कई बार चली जाती है। तो इससे बचने के लिए तत्काल जो प्रभाव से जो आप लाभ पा सकते हैं मृतक या जख्मी व्यक्ति, वो इस प्रावधान के तहत पा सकते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि मान लीजिए कि
ना पुलिस ना कोई व्यक्ति वाहन को ही चिन्हित नहीं कर पाता है। वाहन आपको धक्का मार के चला गया, आपका पैर टूट गया या मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति ऐसा परिवार फिर क्या करें, किस पर दावा करें? ऐसी स्थिति में केवल यह साबित करना है व्यक्ति को या पुलिस को ये जांच करनी है कि यह दुर्घटना वाहन चालन के क्रम में हुई है। कौन वाहन है इसका कोई अता पता नहीं मिल रहा, मान्य है। तब उस केस में एक जो उपायुक्त के कार्यालय में एक कोषांग होता है, प्रकोष्ठ होता है, उसको हिट एंड रन सेल कहा जाता है। ऐसे वहाँ केवल आपको ये आवेदन करना है पुलिस की इस रिपोर्ट के साथ कि इस दुर्घटना का कारण वाहन चालन है, तो तत्काल प्रभाव से जो जिसको ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं, मतलब गंभीर चोट के रूप में 2.5 लाख तक और मृत्यु के केस में 5 लाख तक का अभी प्रावधान उसमें किया गया है। तो ये व्यवस्था है कि बीमित वाहन का पता भी नहीं चले तब भी आप अधिकारी हैं मुआवजा पाने के। एक तो ये हो गया। तीसरा जो एक दावे का प्रकार है वो ये है कि किसी वाहन ने आपके संपत्ति का नुकसान किया हो। मान लीजिए आपकी गाड़ी है या आपका बैल है या गाय है या आपकी दुकान है, शोरूम है, उसको धक्का मारते हुए कोई ट्रक ट्रेलर चला गया, नुकसान पहुंचा दिया, तब भी आप अधिकारी हैं मुआवजा पाने के। इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन आपके संपत्ति को आप थर्ड पार्टी, तृतीय पक्ष है, शोरूम है किसी का, इसमें किसी ने बैक करने के क्रम में ट्रक आपके शोरूम के शीशा तोड़ दिया, तब भी आप अधिकारी हैं कि आप उस नुकसान का जो मुआवजा है वो वाहन मालिक पर दावा करके पा सकते हैं। लेकिन उसमें एक केवल सीमा है कि 7.5 लाख तक, किसी भी वाहन प्रकार में 7.5 लाख तक आप इस तरह के तृतीय पक्ष के संपत्ति या संपदा का भुगतान के मतलब दायित्व आप पर रहता है। तो ये 3-4 तरह की सुविधाएं हैं। अब दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका वो ये है कि क्या दुर्घटनाओं में कमी का कोई प्रयास इस कानून में है कि कैसे, मतलब आप एक अंदाजा ये लगाएं कि लगभग चौथे मिनट में एक व्यक्ति केवल वाहन या सड़क दुर्घटना में मर रहा है देश में, और ये संख्या पिछले साल तक मतलब 22 दिसंबर तक ये संख्या लगभग 2 लाख के पार जा चुकी है प्रति वर्ष। अब धीरे धीरे हर 10 साल वो बढ़ती ही जा रही है। मतलब ये माने कि किसी भी आपदाओं को कुल मिलाकर के जितनी मृत्यु बीमारियों में भी नहीं होती है, उतनी नियमित रूप से हमारा जो मानव संसाधन है, तो उसका तो बड़ा कारण है कि जो वाहन आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड वाले आ रहे हैं, कम से कम समय में स्पीड पकड़ने वाले आ रहे हैं कि विदिन 10 सेकेंड यह जो है 100 किलोमीटर की स्पीड में भागेगा। जो गाड़ी चलाने वाले हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ गाड़ी चलाते हैं, उनको कोई ऑफिस नहीं जाना है, कहीं जाना नहीं है, तो उस गाड़ी का आनंद लेने के क्रम में भी ठोक देते हैं या ठुका जाते हैं, दोनों स्थिति होती है। तो एक पॉइंट रह गया आपके तरफ से कि एक तो वाहन दुर्घटना यानी कि एक वाहन ने किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को नुकसान, लेकिन 2 वाहन अगर हैं, 2 वाहन हैं, तो वहां भी तो दावा बनता होगा ना? वहां दावा बनता है। वहां क्या होता है कि जैसे एक ट्रक और एक छोटा वाहन, मान लीजिए एक मोटर, दोनों ट्रक ही है, दोनों ट्रक ही है, तो ये हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि दोनों ट्रक है, दोनों कानूनी बीमित होने चाहिए, किसी न किसी बीमा कंपनी के पास होने चाहिए। तो वो दावे जब कोर्ट में जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो जॉइंट लायबिलिटी होती है। मतलब बीमा कंपनियों की वाहन के साइज के अनुपात में, मान लीजिए एक छोटा ट्रक है कि बड़ा ट्रक है, तो वो 60 और 40% के अनुपात में कि दोनों दोषी हैं। दोनों वाहन जब दोषी पाए जाएंगे तो दोनों बीमा कंपनियों पर उनका दायित्व थोपा जाता है। उसकी मतलब अदर या यात्री हैं तो यात्रियों के दुर्घटना या दुर्घटना में मृत्यु या उनके पूरे मुआवजे की राशि को दोनों बीमा कंपनी या 2 से अधिक मान लीजिए अगर बीमा कंपनियां शामिल है तो उन पर उसका बंटवारा किया जाता है। तो उसको अब दूसरा सवाल कि स्पीड कंट्रोल करने का, अगर शहर में गाड़ियां चल रही हैं तो एक गवर्नर बोलते हैं कि स्पीड गवर्नर होता है जो उसको कंट्रोल रखता है। तो ये दूसरे की उसके साथ साथ जो बहुत भयंकर ये बजाते हैं, क्या नाम है, हॉर्न बजाते हैं, प्रेशर हॉर्न बजाते हैं, तो ये चीजें उसके चलते भी कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। आदमी चल रहा है, अचानक जो है बहुत जोर का हॉर्न बजा, तो किधर जाए, इधर जाए, उधर जाए, उसमें ठुका जाता है या ठुक देता है ना? ये इस प्रेशर हॉर्न की हम बात करें तो प्रेशर हॉर्न कानूनन रूप से प्रेशर हॉर्न लगाना किसी भी वाहन में वो अपराध है। इसको कहते हैं कि रिट्रोफिटेड जो हॉर्न है, जो वाहन कंपनी अपने निर्माण के क्रम में लगा के देती है, उसके अलावा किसी भी तरह का वाहन पर हॉर्न लगाना
अपराध है, उसके लिए कानून है, दंड भी है और सदा का भी प्रावधान है। होता नहीं है। होता इसलिए नहीं, क्योंकि बड़े शहरों में ये अब कड़ाई से उसका पालन किया जा रहा है कि कोई भी अगर ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के चलते आप ये जाने कि भारत से इतर जितने बड़े विकसित देश है वहाँ वाहन हॉर्न बजाना ही अपराध है। आप वाहन एक्सट्रीम जब इमरजेंसी होती है तभी आप उसको हॉन्किंग कहते हैं। अगर आप हॉन्किंग करते हैं तो सामने वाला आप पर मुकदमा कर सकता है, आपने हॉन्किंग किया है और उसके जो शांति है, उसके चालन की शांति को आपने बाधित किया है, इसके लिए आपको मुकदमा हो सकता है और पुलिस आप पर तुरंत कार्रवाई करती है हॉन्किंग के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जितना बड़ा वाहन उतना बड़ा हॉर्न, उतनी बड़ी आवाज़, और वो न केवल मतलब किसी को सूचना के क्रम में नहीं होता है, डराने के लिए भी होता है, केवल ये बताने के लिए हमको गुजरना है, तुम हटो। हमको गुजरना है, आप हटिए। मतलब ये जो है कि रास्ते पर सबका समान अधिकार है, इस बात की संवेदनशीलता लोगों में कम होती है। मुझे सबसे आगे जाना है और मैं हॉर्न बजाते हुए जाऊंगा। ये खास तौर से ये युवाओं में इस तरह की प्रवृत्ति को हम लोग ज़्यादा देखते हैं। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं आज के क्रम में जो हो रही है वो स्पीडिंग से हो रही है और टू व्हीलर की दुर्घटनाएं हो रही है। टू व्हीलर जैसा आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली तो इंजन ट्रेलर में घुस जाते हैं। मतलब बस के अंदर घुस जाते हैं। बस के अंदर कारें घुस जाती हैं ऐसे, बस के अंदर, ट्रक के अंदर। तो ये ओवर स्पीडिंग। और दूसरा जो बड़ा कारण आज उभर कर आ रहा है वो है वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन आज आप देखेंगे कि हेलमेट का दुरुपयोग कैसे हो रहा है कि वो मोबाइल फंसा करके कान में दुर्घटना में, और वो कंटिन्यूस चलता है, सारे कॉल वहां से रिसीव होते हैं। और आप ये कॉल रिसीव ही नहीं होते हैं, सारे कॉलिंग भी होते फोन लेकर चल रहा है 40 के स्पीड में, और जी। फोन लेकर सामने देख रहा है स्मार्टफोन और उसमें रिंग भी कर रहा है कि आजकल नेविगेशन तो बाइक में भी आ गया है। अब आप ये जाने कि एक अध्ययन किया गया है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि आपकी मोबाइल कनेक्टिविटी पर आप हैं, आप कॉल रिसीव कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, किसी मैसेज को पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो मोटर एबिलिटीज़ होती हैं, जिसको हम लोग वाहन चलाने, रिफ्लेक्सेस, मेंटल और फिजिकल दोनों जो मोटर एबिलिटीज़ होती है, उसमें 35% की गिरावट होती है जब आप वाहन चलाते समय बात कर रहे होते हैं, मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है आप अपनी क्षमता के 70% पर गाड़ी चलाते हैं और आपका ध्यान भटका हुआ रहता है, तो दुर्घटना की संभावनाएं इसमें सबसे ज़्यादा होती है। आप अगर किसी ऐसे वाहन के पीछा कर रहे हैं जिसका चालक अगर मोबाइल पर बात कर रहा हो, तो आपको पीछे से भी पता चल जाएगा कि वो अनियंत्रित रूप से वो वाहन चलता रहता है, धीरे चलेगा, इधर उधर। तो ये सारी चीज़ें अब कानूनन अपराध है। आप मोटर, जिस तरह से आपको बेल्ट लगाना ज़रूरी है, वैसे ही वाहन चलाते समय आप मोबाइल पर बात नहीं कर सकते। वो कानून अपराध है, उसके दंड भी है, उसकी सज़ा भी है, लेकिन लोग उसका रास्ता निकाल लेते हैं। अब क्या हो गया है कि अगर आपकी कार है तो कार में ऑडियो के साथ उसको आपने मोबाइल छिपा हुआ है, लेकिन ऑडियो पर आप कॉल कर सकते हैं। अब वो उसी तरह से है, लेकिन वो जो कानूनी प्रावधान है उसका एक रास्ता निकाल लिया है कि हम म्यूजिक सुन रहे हैं, पुलिस भी आपको कुछ नहीं। तो ये आप अपने आप को दुर्घटना के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। एक आज के एपिसोड में एक अंतिम सवाल हम पूछना चाहेंगे, इस तरह के मामलों में विधिक सेवा प्राधिकारों से क्या मदद ली जा सकती है, कैसे मदद ली जा सकती है? जी, विधिक सेवा प्राधिकार के 3 तरह की मदद ली जा सकती है। एक तो ये जिसको हम प्री लिटिगेशन स्टेज में इस तरह का दावा जाए, तो विधिक सेवा प्राधिकार जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वो आपको तत्काल एक तो परमानेंट लोक अदालत, उसमें आपके दावे को रजिस्टर कराएं, इंश्योरेंस कंपनी को वो सारे कागजात उपलब्ध कराएं कि आप प्रस्ताव के साथ आएँ। तीसरा ये है कि जब आपको दावा आगे बढ़ाने के लिए लीगल विधिक सहायता की, मतलब वकील के रूप में आपका दावा पेश करने की ज़रूरत हो, तो निःशुल्क अगर आप सक्षम नहीं हैं वकील करने में और अधिवक्ता जिस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं उससे मिल सकती है। साथ साथ अगर आपको विक्टिम कॉम्पेंसेशन की एलिजिबिलिटी अगर आपकी है, आपके परिवार की, तो वो तत्काल मुआवजे की भी आप हकदार होते हैं, जिससे कि आपकी बीमा कंपनी की दावा राशि प्रभावित नहीं होती है। ये एक बड़ा प्रावधान लीगल सर्विसेज मतलब विधिक सेवा प्राधिकार के। एक अंतिम चीज अभी चूंकि याद आ गया इसलिए पूछ ही लेते हैं कि जिस समय पीड़ित
माने दुर्घटना हो जाती है, जी। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, उसका पूरा परिवार जो है जी। आर्थिक रूप से टूट चुका जी, होता है। तो जी। इलाज कराने की तो आपने कहा कि इलाज जी। कराने की व्यवस्था है, वहाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट जी, इलाज जी, होगा, जी। लेकिन उनका ब्रेड ही बंद हो जाता है, जी। इसलिए कमाई बंद हो जाती जी, है। जी। उसमें कोई प्रावधान है कि इमीडिएट उसको कोई रिलीफ दिया जाए? जी, इमीडिएट रिलीफ का जिसको एक नो फॉल्ट लाइबिलिटी कहा जाता है कि जब तक इसका एडजुडिकेशन नहीं हो, दावे की पूरी राशि का जब तक निर्णय नहीं किया जाए या उसके जो उत्तराधिकारी हैं उन पर पूर्णतः निर्णय नहीं हो, तब तक बीमा कंपनी की ओर से इसको नो फॉल्ट लाइबिलिटी कहा जाता है। उसकी तत्काल राशि का भुगतान परिवार को, जो पीड़ित परिवार है उसको किया जाने का प्रावधान होता है। पहले वो 50,000 का था, अब उसको बढ़ा करके 2 लाख तक किया गया है। तो उसके लिए कहाँ अप्लाई करना वो पड़ेगा? कोर्ट किसके में पास ही जाना होता है, पड़ेगा? कोर्ट में ही होता है, एमएससीटी कोर्ट में। एमएससीटी कोर्ट में तब जाएंगे ना जब हमारा प्रोसेस शुरू होगा, जी, लेकिन हम जी। हॉस्पिटल गए, जी, हॉस्पिटल में हम वहाँ दौड़ रहे जी, हैं। जी। एक सामान्य आदमी के लिए सोचिए जो रिक्शा चलाता है, जी, एक सामान्य आदमी के लिए सोचिए जो कोई ब्रेड अर्नर नहीं है, जी, जी, जी। तो उसको तो परेशानी हो जाती है। जी, नहीं जी, तो वैसे व्यक्ति को तुरंत मिले जिसके लिए वो मांग करते हैं सड़क पर रख करके कि जी, इसको इतना जी, मुआवजा दो जी, ताकि जी, हम ये जी। कर सकें। जी, तत्काल रूप में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि आप दुर्घटना के तुरंत बाद- सामाजिक सुरक्षा मुझे लगता है कि है, सामाजिक और सुरक्षा, स्टेट हाँ, गवर्नमेंट- सामाजिक सुरक्षा नियमों में वो केवल मोटर दुर्घटना नहीं, वो नहीं, अन्य सब मिला करके, सब तमाम immediate, तरह की दुर्घटनाएं हैं। आ, जी, दीनानाथ पिंटे जी ने जो आपको कहा, बताया, आपने कितना सुना कितना गुना, यह तब पता चलेगा जब आप इसके दावे झालसा डालसा में लेकर के जाएं और दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को मदद करें। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं तो किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जी, नमस्कार। नमस्कार।